हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस क्लास में विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और बिल्कुल यही क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस क्लास को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि रक्त लाल किस कारण से दिखाई देता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त लाल किस कारण से दिखाई देता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है। तो लोहा पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है। तो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है, इसे आपको याद रखना है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो 7.4 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। तो सोडियम क्लोराइड होता है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और श्वसन की क्रिया में किस गैस का उपयोग करते हैं। तो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो लगभग 21% पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो 0.03% पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि तरंग दैर्ध्य को किस में मापते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि तरंग दैर्ध्य को किस में मापते हैं। तो एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। और किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है। तो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अपमार्जक से क्या क्या बनाए जाते हैं। तो सर्फ एक्सेल बनाया जाता है, शैम्पू बनाया जाता है, इजी सर्फ बनाया जाता है, यानी इनमें से सभी बनाया जाता है। तो यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस क्लास में काफ़ी महत्वपूर्ण विज्ञान के 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और बिल्कुल यही प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को एकदम आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो हर्ट्ज होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हर्ट्ज को किससे सूचित करते हैं। तो एच जेड से सूचित करते हैं। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। एम्पियर होता है, और एम्पियर को ए से सूचित करते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। टेस्ला होता है, और टेस्ला को टी से सूचित करते हैं।
हैं, इसे आपको याद रखना है। और बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और न्यूटन को N से सूचित करते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि जठर रस का pH मान कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जठर रस का pH मान कितना होता है, तो 1.2 होता है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है, इसे आपको याद रखना है। और दूध का pH मान कितना होता है, 6 होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है, तो 10.5 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि मछली का श्वसन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मछली का श्वसन किसके द्वारा होता है, तो जल में घुले ऑक्सीजन के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मछली किस अंग से श्वसन करती है, तो जो मछली होती है ये गिल्स यानी गलफड़े से श्वसन करती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कितना रंग दिखाई देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष में कितना रंग दिखाई देता है, तो इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देता है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो इंद्रधनुष होता है ये किधर बनता है, तो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, इसे आपको याद रखना है। और इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है, लाल रंग दिखाई देता है। और अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है, तो बैंगनी रंग दिखाई देता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर देते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या देते हैं, तो H+ आयन देते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो जल में घुलकर OH- देता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्षार कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। और अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। और अम्ल का pH मान कितना होता है, तो 0 से लेकर 7 के बीच में होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर क्वेश्चन है कि जंग लगने पर लोहे का भार। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या असर पड़ता है, तो जब लोहा में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि कार की बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार की बैटरी में हम किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है, तो H2SO4 होता है, इसे आपको याद रखना है। और हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, यानी HCl बनता है, इसे आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल ये दोनों क्या है, प्रबल अम्ल है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है कि अस्थाई चुंबक किसका बना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अस्थाई चुंबक किसका बना होता है, तो जो अस्थाई चुंबक होता है ये इस्पात का बना होता है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में पूछता कि अस्थाई चुंबक किसका बना होता है, तो नरम लोहा का बना होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि जंगरोधी स्टील क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो स्टील होता है इसमें जंग नहीं लगता है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्टील क्या है, तो जो स्टील होता है ये मिश्र धातु होता है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्टील किससे मिलकर बना होता है, तो लोहा और क्रोमियम से मिलकर बना होता है, इसे आपको याद रखना है। अगर ये क्लास आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग एक बार यस कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग यहाँ पे हंसते मुस्कुराते एक बार आप लोग यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लाइक की संख्या यहाँ पे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है,
तो वाट होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि घेघा किस समुदाय का प्राणी है। यहाँ पे आपको बताना है कि घेघा किस समुदाय का प्राणी है। तो जो घेघा होता है ये मोलस्का का प्राणी होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। और ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो टमाटर में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो नींबू और संतरे में पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो चींटियों में पाया जाता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है। तो राजस्थान में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि किस अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकावट या दर्द का अनुभव होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकावट या दर्द का अनुभव होता है। तो लैक्टिक एसिड के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो दूध और दही में पाया जाता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो दूसरा आवर्त है इसमें कितने तत्व पाए जाते हैं। तो दूसरे आवर्त में कितने तत्व पाए जाते हैं। 8 तत्व पाए जाते हैं। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पहले आवर्त में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कितने तत्व पाए जाते हैं। 2 तत्व पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। और उनका नाम क्या है। तो हाइड्रोजन और हीलियम है, इसे आपको याद रखना है। और आवर्तों की संख्या कितनी होती है। तो आवर्तों की संख्या 7 होती है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि किस श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। तो ऑक्सी श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ऑक्सी श्वसन किसे कहते हैं। तो ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। और अनॉक्सी श्वसन किसे कहते हैं। तो ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है तो उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है। तो ए बी रक्त समूह वाला जो रक्त होता है ये सबसे रक्त ले सकता है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कौन सा रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है। तो ओ सबको रक्त दे सकता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के दांतों की सबसे ऊपरी परत क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के दांतों के सबसे ऊपरी परत क्या है। तो इनामेल है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो इनामेल होता है ये शरीर का सबसे मजबूत पार्ट होता है, इसे साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन ऑक्सीजन का वाहक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन ऑक्सीजन का वाहक होता है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन का वाहक होता है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो रक्त होता है ये लाल किसके कारण से दिखाई देता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि धातुओं में धारावाहक होते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि धातुओं में धारावाहक क्या होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है। तो ऋण आवेश होता है।
एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो कोई भी आवेश नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि ब्रोमीन अधातु किस अवस्था में पाई जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो ब्रोमीन अधातु है ये किस अवस्था में पाई जाती है, तो ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो पारा धातु होता है, जो पारा है ये धातु है, और जो पारा धातु है ये किस अवस्था में पाया जाता है, तो ये भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। इस क्लास में काफ़ी महत्वपूर्ण हम आपको प्रश्न करवाएंगे, तो एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को एकदम आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर है कि ओम के नियम में कौन अचर राशि है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओम के नियम में कौन अचर राशि है, तो ओम के नियम में जो ताप होता है ये अचर राशि होता है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ओम का नियम क्या होता है, तो भी =IR होता है। इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है, तो जो एस्ट्रोजन होता है ये स्त्रीलिंग हार्मोन होता है, और ये कहाँ से स्रावित होता है, तो अंडाशय से स्रावित होता है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्त्रियों में अंडाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक रंग कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राथमिक रंग है, तो लाल, नीला और हरा ये तीनों क्या होता है, प्राथमिक रंग होता है। तो यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो मृतजीवी पोषण पाई जाती है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्वपोषी किसे कहते हैं, तो स्वपोषी उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, खुद से बना लेता है, उसे स्वपोषी कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न है कि 1 ग्राम सोना से लगभग कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि 1 ग्राम सोना से लगभग कितना लंबा तार खींचा जा सकता है, तो 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। इसे आपको याद रखना है। और जो सोना होता है ये बहुत ही तन्य होता है और आघातवर्धनीय होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो शुद्ध सोना होता है ये कितने कैरेट का होता है, तो ये 24 कैरेट का होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो शुद्ध सोना होता है ये मुलायम होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि ब्रिक का आकार कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रिक का आकार कैसा होता है, तो सेम के बीच के समान होता है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मनुष्य में वृक्क कितना पाया जाता है, तो 2 पाया जाता है। अगर जोड़ी में पूछे कि मनुष्य में वृक्क कितने जोड़ी पाया जाता है, तो 1 जोड़ी पाया जाता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि मानव का उद्भव कहाँ से हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव का उद्भव कहाँ से हुआ, तो अफ्रीका से हुआ। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है, तो छोटा हो जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कम प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है, तो बड़ा हो जाता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है
कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, तो परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था, तो मोसले ने बनाया था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, तो गैंग कहते हैं। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधन निम्न में से कौन है। इसमें से आपको बताना है कि प्राकृतिक संसाधन कौन है, तो वन भी प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है, कोयला भी प्राकृतिक संसाधन है, यानी इनमें से सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। तो यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कोयला कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। और सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइड होता है। और सबसे खराब कोयला कौन सा होता है, तो पीट होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, तो क्षार करता है। और क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से लेके 14 के बीच में होता है। तो 7 से लेके 14 के बीच में कौन है, तो 10 है। तो यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अम्ल होता है ये क्या करता है, तो ये नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि पीएच में पी सूचक है। यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच में जो ये पी होता है ये किसका सूचक होता है, तो ये पावर का सूचक होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये एक प्रबल अम्ल होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए जल में क्या मिलाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जल का अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए जल में क्या मिलाते हैं, तो धोने का सोडा मिलाते हैं। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है। इसे आपको याद रखना है। और जो बेकिंग सोडा होता है जिसे खाने वाला सोडा कहते हैं, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है, तो प्लेटलेट्स करता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो मोसले ने बनाया। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया, तो मेंडल ने बनाया। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि हीरा किसका अपरूप है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो हीरा होता है ये किसका अपरूप होता है, तो ये कार्बन का अपरूप होता है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीरा और कार्बन दोनों क्या होता है, अधातु होता है। इसे आपको याद रखना है। और कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 6 होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, तो लोहा का परमाणु संख्या
26 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लोहे का अयस्क क्या होता है, तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि वो कौन सा लेंस है जो किनारे पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, तो उसका आपको नाम बताना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा लेंस है जो दोनों किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है, तो उत्तल लेंस होता है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अवतल लेंस होता है ये दोनों किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है और बीच में पतला होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि दही किस कारण से जमता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि दही किस कारण से जमता है। तो जो दही होता है ये किण्वन के कारण से जमता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में अगर आयरन लोहा की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आज की क्लास में विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। और ये क्लास कैसा लगा आप लोग एक बार ज़रूर बताइए। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि इसी तरीके के पूरा डिटेल्स में आपको क्लास मिलता रहे। तो यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइए कि 48 प्रश्नों में से कितना सही हुआ और क्लास कैसा लगा, आप लोग दोनों बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।